हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में रिलेटिव्स में जो कोई भी डिग्री साइंस की तैयारी कर रहा है, ये क्लास उसको भी शेयर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके और आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज amongst the fundamental test the first perceived sensory reaction will be। मतलब ये जो फंडामेंटल सेंसरी टेस्ट हैं, फंडामेंटल सेंसरी टेस्ट हैं, स्वीट, साल्टी, बिटर या सॉर, इनमें से किस टेस्ट को मतलब ये माना जाता है कि सबसे पहले पहचान लेंगे, है ना। जैसे जब हम लोग जैसे स्वीट कुछ मीठा खा रहे हैं या कुछ नमकीन या फिर बिटर मतलब कड़वा या सॉर, तो इन चारों टेस्ट में से कौन सा टेस्ट होगा जिसको हम ये माना जाता है कि ये सबसे पहले पहचान लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, साल्टी टेस्ट। फंडामेंटल टेस्ट कौन सा है? साल्टी टेस्ट है। जो फर्स्ट परसीव्ड सेंसरी रिएक्शन विल बी साल्टी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिस्फैक्ट्री टेम्परेचर फॉर टेम्परिंग ऑफ आइसक्रीम इन जजिंग इज टू। मतलब आइसक्रीम जजिंग के लिए टेम्परिंग करते हैं आइसक्रीम जजिंग के लिए, तो उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री टेम्परेचर क्या होता है? सेटिस्फैक्ट्री टेम्परेचर फॉर टेम्परिंग इन जजिंग, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, -15 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये टेम्परिंग होता क्या है। दरअसल जैसे कोई भी प्रोडक्ट है हमने बनाया, ठीक है, जैसे आइसक्रीम है, यहाँ पे आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम को जैसे हमने बनाया और स्टोर कर दिया, तो स्टोर फ्रिज में करेंगे ना। तो ऐसा तो नहीं है कि जब हम सर्व करेंगे, किसी को सर्व कर रहे हैं या फिर खुद भी यूज़ करना है, खुद भी कंजप्शन करना है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि फ्रिज में निकालेंगे फ्रिज से और डायरेक्ट खा लेंगे, नहीं ना। उसको पहले कुछ देर के लिए रखते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो मतलब ताकि वो जो मतलब डायरेक्ट निकली है उसको 2-4 मिनट के लिए रखेंगे रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद सर्व करेंगे या फिर उसका कंजप्शन करेंगे, तो वो होती है टेम्परिंग। या जैसे जजिंग होती है, मैं किसी चीज़ पे रिसर्च कर रही हूँ और मैंने वो बनाई है और मुझे जज के पास ले जाना है, मतलब उनका फ्लेवर, टेस्ट, कलर आदि टेस्ट कराने के लिए जजिंग के लिए ले जाना है, तो क्या करेंगे? टेम्परिंग पहले करेंगे। और टेम्परिंग क्या होती है कि मतलब प्रोडक्ट को वो जिस टेम्परेचर पे स्टोर किया है उससे रूम टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए, जैसे 4-5 मिनट के लिए रख देते हैं, वो होती है टेम्परिंग। तो सेटिस्फैक्ट्री टेम्परेचर क्या है आइसक्रीम के लिए? है -15 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोच रहे होंगे कि -15 डिग्री सेल्सियस तो रूम टेम्परेचर नहीं होता है, तो हाँ, रूम टेम्परेचर 50 to 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो करेंगे क्या, जैसे आइसक्रीम है उसको फ्रीजर से निकाल के, फ्रीजर का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा कम रहता है ना, माइनस में रहता है, उसको फ्रीजर से निकाल के पहले हम फ्रिज में रखेंगे, नीचे उसका टेम्परेचर थोड़ा सा, वो ऐसा भी नहीं है कि मतलब सर्व करना है तो बहुत जल्दी से हाई टेम्परेचर पे उसको निकाल के और बस सर्व कर देंगे तुरंत ही 1-2 मिनट में, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मतलब हाई टेम्परिंग के लिए जो है वो अचानक से हाई टेम्परेचर भी नहीं करना चाहिए, उससे भी क्या होगा कि आइसक्रीम जो है उसका टेक्सचर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो उसको धीरे धीरे ज़्यादा टेम्परेचर पे लाते हैं, कम टेम्परेचर से, मतलब जैसे स्टोर किया है फ्रिज में, तो फिर उसको केयरफुली निकाल के और फिर रूम टेम्परेचर पे कुछ देर 4-5 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद जजिंग के लिए देंगे या फिर सर्व करेंगे। अगर हम लोग खुद यूज़ कर रहे हैं तो सर्व करेंगे, या फिर जजिंग के लिए पहले -15 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, उसके बाद देंगे। तो सेटिस्फैक्ट्री टेम्परेचर क्या है जजिंग के लिए? टेम्परिंग सेटिस्फैक्ट्री टेम्परेचर क्या है टेम्परिंग का जजिंग के लिए? -15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्वीटनर इज द लोएस्ट। इनमें से कौन सा स्वीटनर है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो सबसे कम है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो सबसे कम है, कॉर्न सिरप सॉलिड से भी, एस्पर्टैम से भी एंड सुक्रोज से भी। सॉर्बिटॉल होता क्या है? सॉर्बिटॉल मतलब शुगर ही है, ये अल्कोहल शुगर।
इसको कभी कभी सॉर्बिटॉल की जगह पोलियोल भी लिखा मिलेगा, POLYOL। सॉर्बिटॉल नहीं, कभी कभी पोलियोल लिख देंगे, या फिर शुगर अल्कोहल भी लिख देते हैं। अगर अदर नेम की बात करें सॉर्बिटॉल तो पोलियोल और शुगर अल्कोहल। एंड ये मीठा कितना होता है, 1/3 एज सुक्रोज। 1/3 है सुक्रोज जो होता है उससे 1/3। एंड कैलोरी कितनी होती है, 1/3 है शुगर। जितनी कैलोरी शुगर में होती है उसकी 1/3 से भी कम कैलोरी होती है सॉर्बिटॉल में। इन चारों की अगर कंपैरिजन करेंगे तो सबसे कम कैलोरी वाला जो स्वीटेनर है वो सॉर्बिटॉल ही है। एंड नेक्स्ट है ये एस्पर्टेम। एस्पर्टेम भी लो कैलोरी है, बट ये अगर स्वीटेनिंग की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा काफ़ी स्वीट होता है, वेरी स्वीट सब्सटेंस है एस्पर्टेम। एंड नेक्स्ट है सुक्रोज। सुक्रोज वाइडली एक्सेप्टेड शुगर है, जैसा पता है सुक्रोज, मोस्टली सुक्रोज ही हम लोग यूज़ करते हैं। एंड ये प्रोड्यूस किससे होती है, इसके सोर्स क्या क्या हैं, शुगर कैन है, शुगर बीट है। एंड फर्स्ट क्या है, कॉर्न सिरप सॉलिड। कॉर्न सिरप सॉलिड क्या है, सॉलिड आ रहा है ना, मोस्टली डिहाइड्रेटेड होता है, इसमें सॉलिड आ रहा है ना। एंड कॉर्न सिरप जो है कंटेन वेरिएबल अमाउंट ऑफ डेक्सट्रोज एंड माल्टोज। डेक्सट्रोज एंड माल्टोज कौन सा, कॉर्न सिरप सॉलिड। एंड सॉर्बिटॉल जो है इनमें से, इसमें सबसे कम कैलोरी होती है, कितनी, शुगर की 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्वीटनर कैन बी टॉलरेटेड बाई डायबिटिक पर्सन। इनमें से कौन सा स्वीटनर है जो डायबिटिक, मतलब जिनको डायबिटीज़ है वो भी टॉलरेट कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, तो कौन सा है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सॉर्बिटॉल, बिकॉज इट इज़ लो कैलोरीफिक वैल्यू, इट हैव लो कैलोरीफिक वैल्यू। सॉर्बिटॉल की लास्ट क्वेश्चन में बताया ना, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी कम होती है, तो जो डायबिटिक पर्सन है वो ईजिली इसको जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं। एंड कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 1/3 एज शुगर। एंड इसका अदर नाम बताया था मैंने अभी, पॉलियोल होता है, शुगर अल्कोहल होता है। और ये है हनी। हनी बोल सकते हैं ये नेचुरल अगर बात करें तो सबसे अच्छा शुगर, क्या मतलब किसी भी प्रोडक्ट को ले लें तो बोल सकते हैं एक प्रकृति का अनमोल गिफ्ट है हम लोगों के लिए हनी। हनी अगर मतलब सील्ड बॉटल में रखें, उसमें मॉइस्चर ना जा पाए, तो कई हज़ारों साल तक इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब ये ख़राब नहीं होगा, ऐसा शुगर है हनी। तो हनी इसीलिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, एंड एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं हनी का। एंड नेक्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज और सुक्रोज जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बनाते हैं। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलके क्या बनाते हैं, सुक्रोज। एंड ग्लूकोज का जो मॉलिकुलर वेट है वो होता है 80 ग्राम पर ml। कई बार पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, तो 80 ग्राम मोलर, 80 ग्राम पर मोलर कितना होता है मॉलिकुलर वेट, 80 ग्राम पर मोलर। एंड इजीली डाइजेस्टेड हो जाता है ग्लूकोज भी। एंड नेक्स्ट है सुक्रोज। सुक्रोज बताया, सुक्रोज के मेन सोर्स क्या हैं, शुगर बीट है और शुगर कैन है। एंड इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड सोर्स ऑफ शुगर, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रालोज इज यूज्ड इन आइसक्रीम प्रिपरेशन एज ए, मतलब जो सुक्रालोज है उसका आइसक्रीम में यूज़ करते हैं, आइसक्रीम बनाने के लिए यूज़ करते हैं किस रूप में, मतलब एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करते हैं सुक्रालोज का। सुक्रालोज होता क्या है, जनरली ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होता, जनरली ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, अपनी बॉडी जो है वो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। सो इट इज़ नॉन कैलोरीफिक प्रोड्यूस, मतलब इसमें कोई कैलोरी, जब डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो कैलोरी कैसे ले पाएंगे हम। तो सुक्रालोज जो है ये आर्टिफिशियल स्वीटेनर है एंड यूज्ड इन आइसक्रीम प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सुक्रालोज के कुछ और पॉइंट देख लेते हैं।
सुक्रालोज का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 125 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड मोलर मास कितना है 397 ग्राम पर मोल। सुक्रालोज का मोलर मास कितना है 397 ग्राम पर मोल, या मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हैं, कितना है 397 ग्राम पर मोल एंड मेल्टिंग पॉइंट कितना है 125 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस स्वीटर देन सुक्रोज। इसमें से क्या है जो सुक्रोज से कम मीठा होता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मन्नीटोल जो है ये भी एक शुगर है, ये सुक्रोज से कम मीठा होता है मन्नीटोल। अगर सक्करिन की बात करेंगे, सक्करिन, तो ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है, मतलब कंपैरिजन अगर लैक्टोज से करते हैं तो लैक्टोज से 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है सक्करिन। और यहाँ करेक्ट आंसर है मन्नीटोल। तो मन्नीटोल के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मन्नीटोल का यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन या फिर डायबिटिक फूड के लिए भी यूज़ करते हैं मन्नीटोल का, और ये सुक्रोज से कम मीठा होता है। डायबिटिक फूड में यूज़ करते हैं। बाकी जैसे अगर किसी को प्रेशर प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो भी मन्नीटोल देते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तब मन्नीटोल बाई इंजेक्शन देते हैं, और इसका इफेक्ट जो है वो तुरंत दिखने लगता है, शो करने लगता है विदिन 15 मिनट। जैसे अभी इंजेक्शन दिया है तो इसका इफेक्ट मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर दिख जाएगा। और कितना देर तक रहता है मन्नीटोल, तो एटलीस्ट 8 आवर्स, मतलब 15 मिनट से शुरू होकर 8 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है हमारी बॉडी पर। एंड एज अ मेडिसिन किस में यूज़ करते हैं? हार्ट प्रॉब्लम के लिए, और हार्ट प्रॉब्लम है या फिर ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम है तो यूज़ करते हैं मन्नीटोल का। और हाँ, ये रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती हैं, प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये हार्मफुल है, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए क्या, मन्नीटोल। और मन्नीटोल को WHO ने एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में रखा है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट कि मन्नीटोल जो है वो WHO की एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एसेंशियल मेडिसिन में है मन्नीटोल। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO ने इसको एसेंशियल मेडिसिन में रखा है, बट जो बाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसने इसको बैन किया हुआ है। WHO इसको ये मानता है कि एज अ मेडिसिन यूज़ होती है, लेकिन जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसने इसको बैन भी कर रखा है। क्यों? ड्यू टू कंसर्न इट में मास्क अदर ड्रग्स। मतलब अगर जैसे कोई पर्सन है, उसने अगर कोई अदर ड्रग लिया हुआ है, कंजप्ट किया हुआ है वो अदर ड्रग, तो अगर वो मन्नीटोल लेता है तो क्या होता है कि उसका ड्रग, अगर उसने ड्रग लिया है, उसका ड्रग टेस्ट होगा तो वो निगेटिव होगा, मतलब वो दिखाएगा नहीं कि उसने ये ड्रग का कंजप्शन किया है। तो इसलिए जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसने इसको बैन भी कर रखा है, जबकि WHO कहता है कि ये उसकी जो मेडिसिन लिस्ट है एसेंशियल, WHO के हिसाब से ये एक एसेंशियल मेडिसिन है, बट जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वो कहती है कि इसको बैन कर देना चाहिए बिकॉज, और उसने बैन भी कर रखा है। और क्यों? इसीलिए कि मतलब ये जो ड्रग के इफ़ेक्ट को जो है मास्क मतलब बंद कर देती है। जैसे किसी ने ड्रग कंजप्शन किया हुआ है और अगर वो ऊपर से मन्नीटोल ले रहा है तो वो ड्रग के इफ़ेक्ट को नहीं शो करती, मतलब नहीं दिखाती कि ड्रग का कंजप्शन किया गया है। तो इसलिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इसको बैन करा हुआ है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मैं देख लेते हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कनाडा में, और इसका पर्पज़ क्या है? एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट, मतलब स्पोर्ट्स में कोई भी ड्रग्स वगैरह ना ले पाए। कई बार क्या होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन रोज रहते हैं, प्लेयर्स रहते हैं, वो अपनी एनर्जी पावर बढ़ाने के लिए ड्रग्स का सहारा लेते हैं, तो उनकी टेस्टिंग के लिए और उसको मतलब रोकने के लिए ये काम करती है बाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 नवंबर 1999 को।
वाडा की स्थापना कब हुई थी? 10 नवंबर 1999 को। ये इतना हो गया वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में। और ये क्या है? मनीटॉल। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है मनीटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज अ बॉडी दैट प्रोवाइड ISO सर्टिफिकेट टू डेयरी इंडस्ट्री। द फॉलोइंग इज अ बॉडी, इनमें से मतलब कौन सी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड कराती है ISO सर्टिफिकेशन? ISO सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है। ISO क्या होता है? ISO है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ISO का सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कराती है कौन सी संस्था है? तो करेक्ट आंसर है TUV इंडिया। TUV जो है, TUV नॉर्ड ग्रुप भी बोलते हैं इसको, इसका पूरा नाम TUV नॉर्ड ग्रुप है। ये एक ऐसी संस्था है जो ISO का सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कराती है। अगर इन वर्ल्ड की बात करें तो पहली बार इसकी TUV की स्थापना जो है वो 1869 में हुई थी, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो ये 1989 में हुई थी इन इंडिया। TUV इंडिया अगर आएगा तो आपको टिक करना है 1988। एंड इसका फंक्शन क्या रहता है? ये ऑल वर्ल्ड की बात करें तो ये सबसे बड़ी इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन एंड टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इंस्पेक्शन के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए और टेस्टिंग के लिए ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। क्या? TUV। अगर इंडिया लगा देंगे तो ये सिर्फ इंडिया की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ISO के बारे में भी देख लेते हैं। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि ISO की फुल फॉर्म या ISO की स्थापना वगैरह कब हुई थी। तो ISO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। एंड हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। एंड स्थापना कब हुई थी ISO की? 1987 में। मेंबर कितने हैं? 164 मेंबर्स हैं ISO में, इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में। ये हो गया ISO। मेनली फुल फॉर्म याद कर लीजिए, फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। और इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई फैट क्रीम कंटेंस मिल्क फैट %। मतलब जो हाई फैट क्रीम होती है उसमें मिल्क फैट % कितना होता है? तो 60%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्रीम की अगर बात करें तो क्रीम 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। 3 में कौन कौन सी? टेबल क्रीम, लाइट क्रीम और कॉफ़ी क्रीम। इसमें फ़ैट का लेवल क्या रहता है? फ़ैट का स्टैंडर्ड क्या रहता है? 20 से 25%। किस किस में? टेबल, लाइट और कॉफ़ी। ठीक है। एंड सेकंड होती है टेबल, लाइट, कॉफ़ी। इसमें होता है 20 से 25% फ़ैट। और हाई फैट कंटेनिंग की बात करेंगे तो 65 to 85% फैट होता है। उसको बोलते हैं प्लास्टिसाइज्ड क्रीम। प्लास्टिसाइज्ड क्रीम में कितना होता है? 65 to 85 एंड इट इज़ हाई फैट कंटेनिंग क्रीम, प्लास्टिसाइज्ड जो क्रीम होती है। और सेकेंड होती है विपिंग एंड हैवी क्रीम। विपिंग एंड हैवी क्रीम अगर आएगा तो 30 से 40% होता है विपिंग एंड हैवी क्रीम में। कॉफ़ी टेबल लाइट में कितना होता है? 20 से 25%। और विपिंग या हैवी क्रीम आएगा तो 30 से 40%। और प्लास्टिसाइज्ड क्रीम आएगा या फिर हाई मिल्क फैट कंटेनिंग आएगा तो एवब 60 जाएगा। फैट % जो है वो एवब 60 जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा फैट % 60 था, तो हाई फैट क्रीम कंटेंस मिल्क फैट % 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मेंटेशन ऑफ क्रीम इज रिफर्ड एज। फर्मेंटेशन ऑफ क्रीम इज रिफर्ड एज मतलब क्रीम का जो फर्मेंटेशन है उसको क्या बोल सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? रिफर्ड एज किसको बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राइपेनिंग ऑफ क्रीम रिफर्ड एज फर्मेंटेशन ऑफ क्रीम।
राइपनिंग ऑफ क्रीम का मतलब ही होता है फर्मेंटेशन। मतलब फर्मेंटेशन जैसे जो क्रीम है, जो दूध से दही बनाते हैं, तो वो फर्मेंटेशन प्रोसेस ही होती है ना, वही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और वही होती है राइपनिंग। तो फर्मेंटेशन ऑफ क्रीम इज रिफर्ड एज राइपनिंग ऑफ क्रीम। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राइपनिंग ऑफ क्रीम रिफर्ड एज फर्मेंटेशन ऑफ क्रीम बाई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आपको टिक करना है फर्मेंटेशन ऑफ क्रीम। राइपनिंग ऑफ क्रीम रिफर्ड एज फर्मेंटेशन ऑफ क्रीम, या फिर फर्मेंटेशन ऑफ क्रीम आएगा तो राइपनिंग ऑफ क्रीम। और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्रीम क्या होता है, मतलब रिड्यूस द क्रीम एसिडिटी। जैसे कभी कभी रख दिया उसको काफ़ी देर के लिए, तो उसकी एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई, तो इन न्यूट्रलाइज़र ऐड कर देते हैं, जिससे कि क्रीम की एसिडिटी कम हो जाती है। न्यूट्रलाइज़र में क्या क्या आ जाते हैं, न्यूट्रलाइज़र में 2 कैटेगरी होती हैं। इसमें एक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, और दूसरे में सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा। फर्स्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो हो गए क्रीम के न्यूट्रलाइज़र। एंड फर्मेंटेशन ऑफ क्रीम रिफर्ड एज राइपनिंग ऑफ क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर फैट परसेंटेज इन क्रीम विल रिजल्ट इनटू। मतलब क्रीम में अगर फैट ज़्यादा है तो क्या, मतलब रिजल्ट क्या होगा। अगर क्रीम में फैट ज़्यादा है तो क्या होगा, विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन विस्कोसिटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हायर फैट परसेंटेज इन क्रीम विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन विस्कोसिटी। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।